चलिए बच्चों, आज आपका STS पेपर ये हो रहा होगा। गुरुकुल STS आज से संजीवनी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है और आप पेपर देके घर आ जा चुके होंगे। ठीक, आपको क्या करना है कि अभी पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर जो है वो हम डिस्कस करते चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन मिलाइए और जहाँ पे आपका अच्छा क्वेश्चन होगा उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, और पेपर हमारे हिसाब से बहुत सिंपल था। टॉपिक देखिए आपका लिखा हुआ है, एक है रिडॉक्स रिएक्शन, अगला है हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो NCERT का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक है वो आपका है। फिर बेटा आपका हाइड्रोकार्बन है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ठीक, तो चलिए एक एक करके सिंगल सिंगल क्वेश्चन डिस्कस करते चलें। इसमें आइए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का है। देखो इसमें कंपाउंड है बेटा अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन H+ मतलब एसिडिक मीडियम के साथ हो रही है। अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है और A बन रहा है, और एग्जामिनर पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। एग्जामिनर आपसे माइनर प्रोडक्ट नहीं, एग्जामिनर आपसे मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। एग्जामिनर आपसे एक मिनट, एग्जामिनर आपसे मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये ध्यान दीजिए कि आपको बनाने वाला जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, आओ देखा जाए कैसे होगा, क्या होगा क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये अल्कोहल है, ढंग से देखिएगा, अल्कोहल है। अल्कोहल ये आपका डायग्राम दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। ढंग से सुनो, सिंपल कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। जब किसी भी अल्कोहल की एसिड के द्वारा रिएक्शन होती है तो ये डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले बेटा ये एसिड का प्रोटॉन इस पे जुड़ेगा, ठीक, प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा सेकेंड स्टेप में, और फिर बेटा इसमें से डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन। लेकिन आपको उतना नहीं करना है। फिर से सुनिए क्या क्या बोला हमने। जब कोई भी अल्कोहल हो उस पे एसिड अटैक करे तो टोटल बेटा 3 स्टेप की रिएक्शन होगी है डिहाइड्रेशन में। सबसे पहले ये प्रोटॉन इस पे जाके जुड़ेगा, प्रोटोनेशन होगा। सेकेंड स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनेगा, अनस्टेबल होगा, वो डिप्रोटोनेट होगा, मतलब निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का क्या होगा, फॉर्मेशन। अब ये जो कार्बोकैटायन होगा उसमें से फाइनली आपका बेटा डिप्रोटोनेशन होगा और एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम का तुरंत आपका जो आंसर लगाने का तरीका है, देखिए क्या करना है। आप क्या करो कि इसमें से बेटा इस बॉन्ड को तोड़ो, OH- को निकाल दो, और जब OH- को आप निकालोगे तो यहां पे देखिए ये आपका बनेगा और ये हुआ प्लस। ये इस रिएक्शन की रिएक्शन इंटरमीडिएट हुई। अब ये कार्बोकैटायन हुआ, सबसे पहले लेस स्टेबल कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज करो। तो ये देखिए, जब इसको आप मोर स्टेबल में चेंज करोगे तो ये प्लस वाला यहां पे आएगा और यहां से हाइड्रोजन यहां पे जाएगा। तो ये आपका चेंज हुआ इस वाले में, ये आपका इंटरमीडिएट इसमें चेंज हुआ, यहां पे आपका होगा प्लस, और ये हो गया ये डायग्राम। अब इस कार्बोकैटायन से फाइनली बेटा डिप्रोटोनेशन होगा और एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन। अब देखो इसके कंपैरिजन में डिप्रोटोनेशन यहां से भी होगा, डिप्रोटोनेशन यहां से भी हो सकता है, डिप्रोटोनेशन यहां से भी हो सकता है। अगर बेटा आपने डिप्रोटोनेशन यहां या यहां से कराया तो आंसर ये जाएगा, और अगर डिप्रोटोनेशन यहां से कराया तो आंसर ये जाएगा। मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि 2 आंसर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। सेकेंड वाले एल्कीन को देखिए और थर्ड वाले एल्कीन को देखिए। सेकेंड वाले एल्कीन में 3, 2, 5, 2, 7 हाइपर हैं, 7 हाइपर हैं, और इसमें बेटा आप देखो 3 यहां से आप देखिए प्लस वाले से, यहां पे 2, 2, 4 और 2, 6 हाइपर हैं। तो इसका जो एल्कीन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, और ये जो एल्कीन बनेगा वो लिस्ट स्टेबल होगा। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है जिसका प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो आंसर आपका थर्ड न जाके क्या जाएगा, सेकंड।
फिर से सुनिए, ये रिएक्शन एग्जाम्पल होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एल्कीन बनना है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन और लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, एल्कीन बनेगा। वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहां पे सेकेंड क्वेश्चन पे, तो देखिए बेटा आपका जो सेकेंड क्वेश्चन होगा, अब उसमें आपका है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए तो ये है, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एल्कीन ए on reductive ozonolysis gives mixture of ethanol and pentane 3-on, find out structure of alkene A। मेरे हिसाब से इसी साल बेटा नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था और सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए एक एल्कीन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है, दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक का नाम हुआ इथेनॉल और दूसरे का नाम हुआ पेंटेन 3-on। तो पूछ रहा है कि जो एल्कीन होगा वो क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है ये। आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है इथेनॉल, उसको लिख दीजिए CH3CHO और दूसरा बेटा लिख दीजिए पेंटेन 3-on। तो देखो ये पेंटेन 3-on हुआ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर ये हुआ CH2 CH3। जो भी प्रोडक्ट दिया गया हो उनको ऐसे लिखिए कि उनके ऑक्सीजन आमने सामने आए। ये बेटा जो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है ये है प्लस ये है, इन दोनों का ऑक्सीजन ओजोनोलिसिस से आया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करिए कि जो ऑक्सीजन ओजोनोलिसिस से आया है उसको निकालिए, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाइए और आप ओरिजिनल एल्कीन जो होगी उसको पाइए। तो ये देखो हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर लगा हुआ है CH2 CH3, फिर आपका होगा CH2 CH3। आंसर देखिए क्या होगा, कैसे होगा, मैच कर लीजिए। ठीक, तो इसमें आपका आंसर जो भी हो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें 52 का जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड वाला, ये आपका आंसर होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C और फिर लगा है CH2 और क्या लगा है CH3। अगले क्वेश्चन पे आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, ढंग से सुनिए, Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? Incorrect about, incorrect statement पूछ रहा है about hydrolysis followed by condensation polymerization product of R2SiCl2। ढंग से सुनो, जाके बेटा एनसीईआरटी में देखिएगा, ये आपका दिया होगा कार्बन फैमिली में, कार्बन फैमिली में, और कार्बन फैमिली में लिखा होगा, आप ढंग से देखो तो कार्बन फैमिली में लिखा होगा कि जब हम क्लोरो एल्केन की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ कराएं, सिलिकॉन के साथ कराएं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा RSiCl3, या जो प्रोडक्ट होगा वो होगा R2SiCl2, या बेटा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा R3SiCl और एक दिया होगा R4Si। ढंग से देखना। अब इसमें देखिए एनसीईआरटी में लिखा होगा कि अगर आप इस वाले की हाइड्रोलिसिस कराइए और फिर बेटा इसका कंडेंसेशन पॉलीमर बनाइए इसका, तो जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो लीनियर होगा। अगर इसका कराइए तो जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो क्या होगा, ब्रांच होगा। और अगर बेटा पॉलीमेराइजेशन हो रहा है, चेन को टर्मिनेट करना है, तो चेन को टर्मिनेट करने के लिए आप यूज कीजिए R3SiCl। अब अगला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए डाई एल्काइल
सिलिकॉन डाइऑल, डाई एल्काइल सिलिकॉन डाइऑल बनेगा और उसका आप कंडेंसेशन पॉलीमर कराइए तो जो बेटा रिपीटिंग यूनिट होगा, जो लगातार यूनिट रिपीट होगी, वो होती है R2SiO। तो एक एग्जाम का क्वेश्चन ये, अब चेक कीजिए अपना ऑप्शन, पूछ रहा है कि कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो बेटा R2SiCl2 लिनियर पॉलीमर बनेगा, ये बात सही है। इट्स जनरल फार्मूला एज, ये भी बात सही है। ये कंटेन्स SiO आगे Si ये लिंकेज होगा, कंटेन SiC लिंकेज, ये बात गलत है, कभी भी बेटा इसमें नहीं होगा। इसकी जब कंडेंसेशन होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, कंडेंसेशन होगी तो ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर बनेगा और यहां पे ये कार्बन है, इसलिए इनकरेक्ट आंसर फोर्थ वाला होगा। तो ढंग से इस क्वेश्चन को देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एनसीईआरटी में, कार्बन फैमिली में सिलिकॉन हेडिंग के अंदर ये वाला आपका क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 54 इधर, ये आपका बेटा क्वेश्चन है BHB, ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिज इन डाइबोरेन इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, ठीक। तो ये देखिए आंसर इसमें होता है जो बेटा डाइबोरेन में, जो डाइबोरेन में बनाना बॉन्ड होगा, जो डाइबोरेन में बनाना बॉन्ड होगा, बनाना बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड जो होगा वो बेटा आपका होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, रट जाइए। जबकि किनारे वाला बॉन्ड जो नॉर्मल बॉन्ड होगा वो होता है बेटा 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। डाइबोरेन में जो ब्रिज वाला बॉन्ड होता है, जो बनाना बॉन्ड होता है, जो बीच वाला होगा, उसमें एटम 3, सेंटर 3 और बनने में इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं 2, तो नाम होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि नॉर्मल बॉन्ड में बेटा 2 सेंटर होता है और 2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो आंसर जाएगा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हुआ ए, ये आपका आंसर हुआ 54th का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 55, ये बेटा आपका कार्बन फैमिली का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन में आंसर जो आपका होगा, पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में होगी, आंसर होगा डायमंड। जाके आप एनसीईआरटी का डाटा चेक कीजिएगा, ये डाटा होता है 1.49, ठीक। जबकि ग्रेफाइट में ये जो डाटा होता है वो होता है 1.3 के आसपास और 3.40 के आसपास। ढंग से एक लाइन सुनिए, ग्रेफाइट में 2 हेक्सागोनल या कई सारी हेक्सागोनल लेयर, जैसे एक हेक्सागोनल दूसरी हेक्सागोनल, जो 2 हेक्सागोनल के कार्बन होते हैं उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और सेम हेक्सागोनल रिंग के बीच की दूरी कितनी होती है 1.38। हमें सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसमें होंगे, तो एक स्ट्रक्चर में देखना है और सिंगल स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी, डायमंड। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन कंट्राडिक्टेड हो सकता है कि आपको कैसे मालूम चले कि बॉन्ड लेंथ जो आंसर लगाना है वो सेम स्ट्रक्चर में कि 2 लेयर के बीच में, लेकिन आंसर आप डायमंड लगाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इसमें क्या है, कैसे है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डीकलराइज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ढंग से देखिए, लैंग्वेज सोचिए क्वेश्चन का क्या होगा, कैसे होगा। एग्जामिनर पूछ रहा है कि दिए हुए 4 में से कौन KMnO4 को डीकलराइज नहीं करेगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, KMnO4 इसका कलर जो होता है ये पर्पल होता है, पर्पल हुआ। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हुआ
अगर हम किसी भी तरीके से KMnO4 को रिड्यूस कर दें, जैसे Mn+2 बना दें, तो बेटा अगर KMnO4 रिड्यूस हो जाए तो बेटा इसका जो कलर है वो चला जाएगा, ये डिकलराइज हो जाएगा। अब हमें सोचना है कि ये रिड्यूस हो तो बगल में यहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से सुनो, ये +7 से +2 में जा रहा है, इसको रिड्यूस करना है, और जब ये रिड्यूस होगा तो इसका कलर क्या होगा, डिकलराइज। तो इसको बेटा ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करने वाला यहां पे कोई ना कोई होना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये यहां पे। ठीक, तो अब देखिए इन चारों में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो डिकलराइज करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा वो डिकलराइज नहीं करेगा। अगर यहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो वो इसको डिकलराइज नहीं करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो ये इसको डिकलराइज करेगा। Cl- Cl2 में चेंज होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर -2 लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो जब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन ढंग से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अपने +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और जब कार्बन बेटा +4 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा तो ये खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूस नहीं होगा तो डिकलराइज नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ढंग से देखिए, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ उसमें हो गया क्वेश्चन नंबर 57। और क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, सिंपल क्वेश्चन, एल्कीन है, HBr है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। एल्कीन है, HBr है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ढंग से देखिए, ये आपका बेटा एल्कीन CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर हुआ ये CH3, और इस पे बेटा HBr, इसको देखिए, इसका अटैक कराना है और आपको मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है। एल्कीन की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल H+ और बाद में अटैक कराइए Br-। अच्छा, इसमें एक हम आपको तरीका बता रहे हैं। जब भी बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ढंग से देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा के मेजर प्रोडक्ट देखना है। ढंग से सुनिए, ये देखो, ये बेटा डबल बॉन्ड के मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए डबल बॉन्ड को देखिए, ठीक, डबल बॉन्ड के दोनों साइड बेटा कार्बन का नंबर चेक कीजिए। जिस साइड कार्बन का नंबर कम उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बेटा डबल बॉन्ड के जिस साइड कार्बन का नंबर कम उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हुआ और इस पे बेटा आया माइनस, इस पे क्या आया, प्लस। इस माइनस वाले पे ये H+ अटैक करेगा और पहले स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बना CH3 CH CH CH3 प्लस और ये हो गया CH3। अब ये देखिए, ये बेटा जो आपका इंटरमीडिएट है ये पहले से स्टेबल है, इसको फर्दर स्टेबलाइज करने के लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसको फर्दर स्टेबलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करो कि इस पे डायरेक्टली लाके क्या जोड़ दो, ब्रोमीन। तो यहीं पे लगा दीजिए ब्रोमीन और प्रोडक्ट चेक कीजिए। तो देखो, प्रोडक्ट आपका जो होगा वो हो गया CH3 CH Br, फिर आपका हो गया, तो ये तो पहला तो होगा नहीं, दूसरे में देखिए CH3 Br आपका हुआ, और फिर आपका हुआ CH2 CH3 और फिर क्या हुआ CH3, और लास्ट वाले में देखिए तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड।
57th का। तो 57th का बेटा आंसर जो है वो कौन सा है, सेकंड नंबर वाला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें बेटा थोड़ा सा इन्होंने गलती किया है, यहां पे 2 3 4, ठीक, ये आप देख लीजिएगा बॉन्ड, ये जो है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, 57th के बाद 58th। अब क्वेश्चन जो गया वो हुआ एस ब्लॉक का। अगला क्वेश्चन जो हुआ ये किस ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक। क्वेश्चन हुआ एस ब्लॉक, ढंग से सुनो। मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। अगर आपने बेटा एस ब्लॉक पढ़ा तो एस ब्लॉक में हमने आपको बताया होगा कि एस ब्लॉक में किसी भी पर्टिकुलर केस में अगर कंपाउंड हाइड्राइड के फॉर्म में है, कंपाउंड ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो ऊपर से नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये याद रखिएगा, HOD। अगर कंपाउंड एस ब्लॉक का कंपाउंड हाइड्राइड के फॉर्म में है, ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो बेटा कॉन्सेप्ट पूरा बताया होगा, तरीका हमने आपको बताया होगा कि हाइड्राइड के केस में, ऑक्साइड के केस में ऊपर से नीचे जाओ तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अदर में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये आपका, तो ये बताओ, ये सारे के सारे सेकंड ग्रुप मेटल कार्बोनेट हैं। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। ऊपर से नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, बेरियम कार्बोनेट। सिंपल क्वेश्चन। ठीक, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन है कि क्या करना है, कैसे करना है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 59th में देखो, सिंपल चीजें हैं, क्या है कैसे है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव ओनली एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हर ऑप्शन में 3 कंपाउंड का बेटा सेट दिया हुआ है और किस सेट में सारे के सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं। तो देखिए इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन केवल 4, तो एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक और ये कंपाउंड देखो ये नॉन प्लेनर होगा, जाके देखिएगा, बताए होंगे कॉपी में। ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हुआ और नॉन प्लेनर होगा तो ना तो एरोमेटिक, ना एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ये कंपाउंड हुआ। तो पहला तो आंसर होगा नहीं। अब दूसरे में आइए, 2 2 4, ये कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कंजुगेटेड, और कंप्लीटली कंजुगेटेड और पाई इलेक्ट्रॉन 4, तो ये हुआ एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 6, तो ये हुआ एरोमेटिक, ये हुआ एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड में देखो बेटा, भले 2 लोन पेयर हो, लेकिन हमने बताया था कंजुगेशन में कितना जाता है 1, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड। और जो बेटा लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा वो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, जो लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा वो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक। हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे क्या हो, एरोमेटिक। तो सेकंड वाला जो होगा उसमें ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, लेकिन ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्लियर। अब थर्ड वाले में आइए, चेक कीजिए। तो पहला देखो कंजुगेशन इधर ब्रेक, और कंजुगेशन ब्रेक हो गया तो नॉन एरोमेटिक। कंजुगेशन है, बेंजीन है, साफ साफ दिख रहा है, एरोमेटिक। और ये बेटा पिरिडीन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो आंसर ये भी आपका नहीं जाएगा क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक हुआ। अब ऑप्शन बच रहा है 4th वाला, तो एक ही बच रहा है, तो यही जाना चाहिए। चेक कर लीजिए कैसे, पाई सिंगल प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हुआ एरोमेटिक। क्लियर हुआ। ये भी एरोमेटिक, और ये देखो पाइरोल, ये भी बेटा एरोमेटिक। तो सारे के सारे एरोमेटिक, तो आंसर क्या होगा, 4th। तो आपका इसमें आंसर गया 4th वाला, ये आपका हुआ। अगला क्वेश्चन आइए, IUPAC नेम। कुछ नहीं इसमें बताना है क्वेश्चन,
अपने आप बेटा ये सॉल्व कीजिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और किसी कंपाउंड में अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका कार्बन नंबरिंग में तो इंक्लूड होगा और कौन सा पोजीशन होगा, पहला। तो ये पहला, ये दूसरा, इधर जाइएगा चेन छोटी हो जाएगी, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकंड नंबर पे लगा हुआ है मेथाइल, देखिए इसी ऑप्शन में है 2 मेथाइल ब्यूटेनल। तो ये आपका हो गया सिंपल क्वेश्चन आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर का। अगला ये क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। कह रहा है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ढंग से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एग्जामिनर कि इसमें बेटा जो आपका होगा वो जेड क्या होगा। तो देखो रिएक्शन को, जेड PCl5, फिर बना X, फिर अल्कोहलिक KOH, फिर बना Y और फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बेटा ऑर्गेनिक के लिए रिएजेंट का यूज क्या होगा क्लियर कट याद होना चाहिए। तो देखो बेटा ये कंपाउंड PCl5, दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कि जेड अल्कोहल होगा जिसकी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। OH हटा और क्या लगा, Cl। फिर देखो अल्कोहलिक KOH, इसका यूज देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब निकालेगा HCl, फिर बना एल्कीन, ये बना एल्कीन और एल्कीन पे वाटर का एडिशन कराइए तो जहां से रिएक्शन शुरू हुआ था जिस रिएक्टेंट से वही बनना चाहिए। इसका आंसर हुआ सेकंड। देखिए कैसे, CH3 CHOH CH3 रिएक्ट करा दिए किसके साथ, PCl5। तो बेटा जब PCl5 के साथ रिएक्शन हुई तो देखो यहां से OH हटेगा और क्या लगेगा, Cl। तो ये हो गया CH3 CHCl और ये हो गया CH3। अब अगला देखिए क्या इन्होंने किया है, अल्कोहलिक KOH। तो जब अल्कोहलिक KOH होगा तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। जिस कार्बन पे लगा है क्लोरीन वहां से क्लोरीन और बगल वाले से H, तो दोनों साइड बगल में हाइड्रोजन का नंबर क्या है, सेम। तो मान लो यहां से Cl, तो यहां से क्या निकल गया H, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे ढंग से देखो, ये कंसंट्रेट एसिड नहीं है, डाइल्यूट, और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है वाटर का रिएक्शन। तो आप इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर की रिएक्शन मार्कोनिक-हॉफ रूल के अकॉर्डिंग करा दीजिए। तो इसका नेगेटिव पार्ट यहां पे जोड़िए, H यहां पे जोड़िए, तो देखो बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 CHOH और ये क्या हो गया, CH3। ये आपका फॉर्म हुआ। सिंपल क्वेश्चन, कुछ था नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बेटा इधर उधर था। जो आपने शुरू किया था वही आपको मिलना था। अल्कोहल PCl5 बना बेटा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ हिट किया तो बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, प्रोपीन बना, और प्रोपीन पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वाटर मार्कोनिक-हॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ा और बेटा अल्कोहल का क्या हुआ, फॉर्मेशन। जो अल्कोहल शुरू में यूज किया था वही अल्कोहल आपको क्या हुआ, मिल गया। आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। तो ये आपका हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62, सिंपल क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, बायो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि जब पीने वाले पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो तो बीमारी का नाम क्या होगा, मिथेनोग्लोबिनीमिया, मिथेनोग्लोबिनीमिया। ये आपको रटना है। क्वेश्चन नंबर 62 सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 63, बहुत सिंपल है बेटा पेपर, बहुत सिंपल पेपर है। मेरे हिसाब से हमने ये पेपर पूरा का पूरा देखा था। मैक्सिमम लोगों का जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है
इस पेपर में बेटा कम से कम आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 में साइक्लोएल्केन ब्रोमीन HNU, इसको देखिए ये चीज है HNU, और HNU आया मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो सबसे पहले साइक्लोएल्केन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये देखिए ये बना, और फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इस कंपाउंड की सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हुई, तो अगर कुछ याद आ रहा हो तो ये मोल कितने हो गए, 2 मोल हेलो एल्केन सोडियम ड्राई ईथर हुआ, तो बेटा उर्जी रिएक्शन हुआ, और उर्जी रिएक्शन में इसके 2 मोल मिलेंगे, ब्रोमीन इस सोडियम के साथ निकल जाएगा और इसके 2 मोल मिलेंगे, तो देखिए इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो 63 में आपका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला, ये आपका आंसर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पढ़िए, क्या है, एसिटिलीन रेड हॉट आयरन ट्यूब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेटा 3 मोल एसिटिलीन, पूरा ये समझाया था कैसे बनता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब कॉपर ट्यूब कुछ भी हो, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है बेंजीन, ये हुआ बेंजीन। ठीक, अब ये बेंजीन हुआ, देखिए इसके बारे में क्या बात सही है, पहला आंसर है प्रोडक्ट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, गलत, बेटा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एरोमेटिक, बेंजीन है, तो ये आंसर आपका गलत हुआ। प्रोडक्ट इज नॉन पोलर, गलत, नॉन प्लेनर, गलत, जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा प्लेनर होगा, बेंजीन फ्लैट मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2, तो ये भी आपका आंसर गलत हुआ। अगला, प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन, और बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर, जाके बेटा आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए, हमने बताया होगा कि जब बेंजीन की हेलोजिनेशन हो, ब्रोमीन हो, तो यहां पे बेटा वाटर नहीं होता है लुईस एसिड, ये आपका हुआ, तो ये भी आपकी जो बात है मेजर प्रोडक्ट के बारे में सही है, तो ये आंसर गलत था, ये आंसर गलत था, ये सही है। बेंजीन ब्रोमीन प्लस लुईस एसिड जैसे FeCl3 FeBr3 के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। प्रोडक्ट इज सैचुरेटेड, कहां सैचुरेटेड है बेटा, प्रोडक्ट क्या है, अनसैचुरेटेड, तो ये भी गलत है। आंसर आपका कौन सा जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, फिर से ये बेटा आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या है, कैसे है। एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, कंफ्यूज ना होइए, एथाइल बेंजीन, पहला हुआ NBS, फुल फॉर्म पकड़िए इसका, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, फिर बना X, और X की रिएक्शन किसके साथ हुई, अल्कोहलिक KOH, मतलब ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ। तो देखिए यहां पे ये बेटा आपका कंपाउंड, ये कंपाउंड है, और यहां पे लगा है CH2 और ये CH3। जब किसी भी एल्काइल बेंजीन को NBS या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर या डिफ्यूज सनलाइट हीट करो, तो ये साइड चेन, ये जो पोजीशन है जिसका नाम है बेंजाइलिक, इस पोजीशन पे हेलोजिनेशन होगा, साइड चेन ब्रोमिनेशन का एग्जांपल होगा, इस वाले कार्बन पे नहीं, बेंजाइलिक कार्बन या एलाइलिक कार्बन पे होगा, तो यहां का हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन लगेगा। तो देखिए बनने वाला पहला प्रोडक्ट हुआ ये बेंजीन CHBr, फिर हुआ बेटा ये CH3। अब आगे इसमें देखिए कह रहा है अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन,
जिस कार्बन से निकलेगा ब्रोमीन उसके बगल वाले से निकलेगा हाइड्रोजन। तो बगल में यहां पे हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन यहां से, तो ये देखो ये ब्रोमीन और ये क्या निकला, हाइड्रोजन। बनने वाले प्रोडक्ट को ढंग से देखिए, ये आपका हुआ, यहां पे हुआ CH और ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। आंसर अपना मैच कीजिए, कौन सा होगा? अच्छा बेटा सेकंड, केवल इसी में ब्रोमीन लगा है। और वाई देखिए स्टाइरिन, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? स्टाइरिन। तो ढंग से ये देख लीजिए क्या है, कैसे है। रिएजेंट पे ध्यान दिया कीजिए। ऑर्गेनिक केवल और केवल रिएजेंट का खेल होता है, जिसका बेटा रिएजेंट तैयार, रिएजेंट का यूज तैयार, उसको ऑर्गेनिक में बेटा दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 66। बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन बताने लायक भी नहीं है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल होगा, किसमें बेटा रेजोनेंस पॉसिबल होगा? सॉरी, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हुआ तो आंसर ये नहीं होगा। निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हुआ, आंसर ये नहीं होगा। निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हुआ, आंसर ये नहीं होगा। लेकिन अगला देखिए, निगेटिव सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, निगेटिव सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, डबल सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा, आंसर आपका जाएगा थर्ड वाला। अगले पे आइए, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 67। पढ़िए बेटा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड? बेसिक नेचर, ठीक, चलिए लिख लें इनको। और तब अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो सबसे पहले हम बेटा इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते। और अरेंज हम करते तो ये हुआ सोडियम ऑक्साइड, ये हुआ पोटेशियम ऑक्साइड, यहां पे हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड और इधर हुआ Al2O3, ठीक। और फिर हम पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड सोचते कि क्या होगा। और पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड के केस में, ऑक्साइड के केस में लेफ्ट टू राइट, राइट जाओ तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ठीक। इधर से इधर जाइए तो एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी डिक्रीज कह रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, गलत हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज। तो यहां पे लिख दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाओ तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज। और इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ घटता है और ऊपर से नीचे आने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो ये देखिए, इससे ज्यादा बेसिक ये होगा और इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ तो ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो ट्रेंड अपने आपके सामने पड़ा है। सबसे ज्यादा हुआ पोटेशियम ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम हुआ सोडियम ऑक्साइड, उससे कम हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम क्या होगा? एल्यूमिना। तो जो भी आपका आंसर हो, और एक ही आंसर में दिख रहा है पोटेशियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या गया? थर्ड। फिर से देख लीजिए, ऑक्साइड के केस में, ऑक्साइड के केस में पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड के केस में हाइड्राइड नहीं है। हाइड्राइड में इधर भी जाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओ तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये ऑक्साइड है। और ऑक्साइड के केस में लेफ्ट टू राइट जाओ तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ऊपर से नीचे आओ तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ये ट्रेंड हुआ, उसका आंसर ये हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन गलत होने में बेटा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अब आगे आइए, आपका क्या है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 68। पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 68, एक बार अपने से पढ़िए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन टाइट्रेशन बेस है। ये क्वेश्चन टाइट्रेशन बेस है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 required to oxidize 1 mole ferrous oxalate completely in acidic medium। ढंग से ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है MnO4-1, ठीक, ऑक्सीडाइज करना है 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करना है, तो बेटा इसके KMnO4 के मैग्नेट के कितने मोल लगेंगे, हमने मान लिया X। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल हो गया। केमिस्ट्री में जो भी चीजें आपकी आपस में रिएक्ट करती हैं उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम। तो बेटा ये और ये आपस में कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, सेम। अब आपको क्या करना है कि जो डाटा दिया है उस डाटा के फॉर्म में इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट कर दीजिए, आंसर आएगा। तो बताओ, ये मोल दिया है और मोल के फॉर्म में ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है मोल इंटू n फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर। अब देखिए इसका मोल निकालना है, हमने माना X, एसिडिक मीडियम है, तो बेटा ढंग से देखो, इसका n फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 5, इक्वल टू इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मोल हुआ 1। अब इसका n फैक्टर आप सोचिएगा, तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 3। बेटा फेरस फेरिक में जाएगा, ऑक्जेलेट कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, टोटल मिला के बैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3। यहां से x निकाल लो, तो x इक्वल टू हुआ 3/5, आंसर क्या हो गया, 0.6। तो आंसर आपका जाएगा थर्ड वाला। आराम से ये सॉल्यूशन देख लीजिए। फेरस ऑक्जेलेट, केवल और केवल ऑक्जेलेट का n फैक्टर 2, फेरस ऑक्जेलेट का n फैक्टर कितना होता है, 3, और उसका n फैक्टर यूज कीजिए। केमिस्ट्री में एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं बेटा, प्रोडक्ट होते हैं, सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होते हैं, सेम। तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट को सेम कर दो, जिसका दिया है, जिसका पूछ रहा है, आंसर आपका निकल आया। कुछ नहीं है आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, कह रहा है कि जब सीमेंट बनता है, तो सीमेंट के बनने में जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट बनता है तो जिप्सम मिलाया जाता है। अब ढंग से सुनो, सीमेंट बनता है तो जिप्सम मिलाने का पर्पस ये होता है कि सीमेंट में जिप्सम अगर मिलाओ तो जिप्सम बेटा जो सीमेंट होती है उसको जल्दी जमने नहीं देना होता है, जल्दी सेट नहीं होने देता है, और जल्दी सेट नहीं होगा तो हार्ड होने के लिए समय मिलेगा। तो बेटा जिप्सम को सीमेंट में मिलाते हैं तो जिप्सम रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट को क्या कर देता है, रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट को क्या कर देता है, घटा देता है। मतलब सीमेंट की सेट होने की जो टाइम होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आंसर गया सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बिकम्स मोर, आंसर हुआ सेकंड। अगला ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो क्वेश्चन बेटा मोल कॉन्सेप्ट का आ गया, सूरी सर का ये पार्ट हो गया। 1-2 क्वेश्चन आज वाले पेपर में मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स टाइट्रेशन बेस भी है, लेकिन चलिए क्वेश्चन को हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6.8 ग्राम ऑफ C3O2। बेटा इस कंपाउंड का नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। रिडॉक्स में ये कंपाउंड दिया होगा ऑक्सीडेशन नंबर में। एग्जामिनर पूछ रहा है
कि 6.8 ग्राम कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन के एटम कितने होंगे। देखिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन हर दूसरे साल नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा अलग हो, कंपाउंड अलग हो, लेकिन पूछा जाता है। यहां पे देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर बेटा एक मॉलिक्यूल C3O2 हो तो इसमें 3 कार्बन एटम होंगे। ये हमारे पास डाटा है। अगर C3O2 का एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कार्बन के एटम कितने होंगे? 3। और इस डाटा का यूज करके हम इस टोटल डाटा में कार्बन का नंबर निकालें। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करो कि दिए हुए जो भी डाटा है, जो भी दिया हुआ है, उसको बेटा मोल में कन्वर्ट करो, मोल से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के बाद बेटा आप एटम में कन्वर्ट करो। तो यहां पे देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल यहां पे निकालिए। तो बेटा मास के फॉर्म में नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हुआ गिवन मास अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास। और एग्जामिनर आपको परेशान कैलकुलेशन में नहीं करना चाहता है तो बेटा C3O2 अगर ये 6.8 है तो मैक्सिमम कंपाउंड के केस में ऐसे ही होता है, ये मैच होता है, पॉइंट नहीं होता है। तो ये हुआ नंबर ऑफ मोल। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हमें चाहिए। तो ये देखो, ये नंबर ऑफ मोल हुआ, इसको आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया। अब हमें फाइनली चाहिए नंबर ऑफ एटम। तो ढंग से देखिए, एक एटम में बेटा कितने कार्बन है? 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? 3। तो इतने मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने होंगे? तो 6.8 अपॉन 68 इंटू Na और इंटू 3 कर दो। जो भी आपको सॉल्व करने पे निकल के आए वो आपका आंसर। तो कितना ये सिंपल क्वेश्चन है। भले ये आपका बेटा मोल कॉन्सेप्ट का है, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। अगले पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन बेटा आपको सूरी सर डिस्कस कर देंगे। ये आपका गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, फिजिकल का क्वेश्चन है, सूरी सर आपको ये डिस्कस कर देंगे। अगले पे आइए, अगले पे आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है, 1 मिनट, ये अब ये देखिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। तो ये देखो, एल्कीन है और एल्कीन पे बेटा वाटर का एडिशन हो रहा है। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर का एडिशन हो रहा है। कुछ नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करो, और अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करोगे तो आंसर कौन सा जाएगा आपका? आंसर आपका जाएगा 3rd। ये देखिएगा, ठीक। तो ये आपका सिंपल एक क्वेश्चन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। अगला ये क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73। तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 73। इधर फिर से देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, और थर्मल स्टेबिलिटी फिर से देखो सेम, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये ट्रेंड अलग है। तो कह रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। तो सबसे ऊपर आपका होता है, सबसे ऊपर आपका बेटा होगा, सबसे ऊपर आपका होगा इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और सबसे लास्ट में क्या होगा? बेरियम कार्बोनेट। तो इससे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी, इससे ज्यादा
इसकी सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हुई बेरियम वाले की, फिर कैल्शियम वाले की और फिर मैग्नीशियम। तो आंसर जाएगा आपका सेकंड। ये आपका हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाए 74 क्वेश्चन देखिए, ढंग से देखो। कह रहा है ये बेटा गाउच फॉर्म है, यहां पे आप लगाइए जेड। तो एग्जामिनर कह रहा है कि ये गाउच फॉर्म है और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में जो गाउच फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमने कहा था आपसे या कॉपी में लिखवाया था कि अगर किसी कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका गाउच फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। और यहां पे फ्लोरीन हो तब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पे OCH3 हो तब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहां पे OH हो तब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आंसर क्या जाएगा आपका फोर्थ। तो ये आपका आंसर हुआ फोर्थ। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर 75। कुछ आपको नहीं बताना है, ढंग से रिएक्शन देखो। रिएक्शन देखिए, आयन एक्सचेंज हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ और ये बेटा क्लोरोएल्केन AgF के साथ हिट हुआ तो फ्लोरोएल्केन बना, नेम्ड रिएक्शन होगी स्वार्ट। तो इस रिएक्शन का नाम होगा स्वार्ट रिएक्शन। ये नेम्ड रिएक्शन है। फिनक्लिस्टियन और स्वार्ट दो आयन एक्सचेंज के एग्जाम्पल होंगे। अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्या है, रिएक्शन हो रही है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, बस ये टिक कीजिए ट्रू। यही आपका एग्जाम में गलत होगा कि कौन सी बात सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, वो देखा करो। तो कह रहा है कि ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस। चेक करो, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे ब्रोमीन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक, तो ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज गलत बात है। इस रिएक्शन में ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है, हटा दीजिए, पहला आंसर नहीं होगा। कह रहा है दूसरे में ब्रोमीन इज रिड्यूस, गलत, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तीसरा देखिए, लिखा हुआ है ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज, ये भी गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है ब्रोमीन इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ आपका हुआ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। इन चारों में से कौन सा हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा? सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या है, पहला ये बेटा इस बिंदी को देखो, ये फ्री रेडिकल है और नोट्स देखिएगा, फ्री रेडिकल में हमने बताया था कि बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड होना चाहिए। जिस फ्री रेडिकल में बगल वाले कार्बन पे बेटा सैचुरेशन हो और कम से कम एक हाइड्रोजन हो, वो आपका हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब बगल में ये भी है, ये भी है, ये बेटा ब्रिज वाला हाइड्रोजन है, यहां से हाइपर पॉसिबल नहीं होगा, केवल और केवल यहां से हाइपर होगा। इसमें देखिए ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड है, मिनिमम एक हाइड्रोजन है, यहां से हाइपर होगा। इसमें देखिए एल्काइल बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप सैचुरेटेड है, मिनिमम एक हाइड्रोजन है, हाइपर होगा। ये देखो एल्कीन, डबल बॉन्ड कार्बन, बगल वाले कार्बन सैचुरेटेड तो है लेकिन इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 में बेटा आप देखो, क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा स्मॉलेस्ट साइज होगा? पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, अपने आप देखिए, करिए क्या है, कैसे है इस क्वेश्चन को। अब आइए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, पहला देखिए लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, गलत है। फर्स्ट ए ग्रुप मेटल बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ए ग्रुप मेटल
हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड होते हैं, लेकिन लिथियम अपने एक्सेप्शनल बिहेवियर के कारण सॉलिड नहीं, सॉल्यूशन फेज में होता है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज डायमैग्नेटिक, ये भी गलत। सारे के सारे सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक। अगला देखिए क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन NaOH। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन NaOH। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ें, एक और देखें आंसर। लिथियम कार्बोनेट इज थर्मली मोर स्टेबल देन सोडियम कार्बोनेट। गलत है, ऊपर से नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब ये आंसर सही है। ये आंसर सही है। अब देखिए कैसे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन बेटा सॉल्युबल किस में होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड घुलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा, ये बताओ बेरिलियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो बेटा 2 बॉन्ड बना है, इसके 2 OH लेगा और सोडियम बेरिलेट आयन नामक कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, फॉर्मेशन Be और 2 OH और जाएगा। तो ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स बना BeOH का होल 4 और ऊपर चार्ज हुआ 2 OH माइनस गया तो ऊपर चार्ज -2 और -2 को बैलेंस करने के लिए इधर सोडियम कितने होंगे, 2। तो इसका नाम होता है सोडियम बेरिलेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा, वाटर में नहीं सॉल्युबल होगा, पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होगा सोडियम बेरिलेट। सोडियम बेरिलेट ये एनसीईआरटी में दिया होगा इस टाइप से फार्मूला। अब अगला ये क्या है, कैसे है, 79 क्वेश्चन नंबर 80 कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये बेटा बायो इकोलॉजी से मन करे तो रिलेट कर लो आप क्वेश्चन को। अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। पानी में आपका बेटा सब्जी का छिलका ये सब चीजें जाएं, ऑर्गेनिक वेस्ट जाए, तब भी वाटर पॉल्यूशन होता है। और पानी में बेटा आपकी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये जाएं, तब भी वाटर पॉल्यूशन होगा। मतलब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये आप लगाइएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या है, कैसे है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को हीट करो। सोचिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट S ब्लॉक, फर्स्ट ए ग्रुप मेटल कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट नहीं है, फर्स्ट ए ग्रुप मेटल कार्बोनेट, और फर्स्ट ए ग्रुप मेटल कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होंगे। कितना भी गर्म करो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो कुछ निकलेगा नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, नन। सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक। अगर आपने याद किया हो ये चीज, अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देख लो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन हमने बताया होगा A, B, C और D। हमने आपसे कहा होगा कि अगर किसी भी एल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो इन दोनों ग्रुप को आपस में सेम नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही इन दोनों ग्रुप को भी आपस में सेम नहीं होना चाहिए। देखिए किसमें है, ये और ये अलग है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये और ये अलग है, कंडीशन फॉलो कर रहा है, आंसर गया ये दोनों सेम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ये दोनों सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। यहां पे देखिए ये एल्काइन है, और एल्काइन लीनियर होता है, फ्री रोटेशन होता है, जिसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन ये बेटा आपका सूरी सर का पार्ट, सूरी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। 84th पे आइए, क्वेश्चन नंबर 84th पे। तो 84th में आप देखिए क्या है, कैसे है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन, इन 4 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए क्या है। पहला वाला एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग पूरा का पूरा एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6 ये इस टाइप से है। बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी। ये देखो ये खुद बेटा आपका जो प्लस है वो बेंजीन रिंग का कार्बोकैटायन है, बेंजीन रिंग कह रहे हैं मतलब एरोमेटिक स्टेबलाइज है। तो ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, ये हमने कॉपी में लिखाया भी होगा ए। अब ये देखो ये कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल, ये भी कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल, और ये नॉन कंजुगेटेड, तो सबसे कम होगा डी वाला। अब बी और सी में देखो, सी को स्टेबलाइज कर रहा है बेंजीन रिंग, सी को स्टेबलाइज कर रहा है बेंजीन रिंग, और बी को बेटा नॉर्मल कंजुगेशन स्टेबलाइज कर रहा है। तो एक से बाद होगा सी, सी से कम होगा बी, और बी से कम कौन होगा? डी। ये आपका होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, हालांकि नीट में एनसीईआरटी में ट्रोपाइलियम का नाम कहीं भी नहीं है। अगर नीट में क्वेश्चन बनेगा तो ये तीनों ऑप्शन होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, गलती से फ्रेम हो जाए क्वेश्चन, मोर स्टेबल बेटा कार्बोकैटायन ट्रोपाइलियम होगा। फिर इनमें आप रूल अप्लाइड कीजिए, आंसर अपना चेक कीजिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85th सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड? आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन सीधी लाइन में होंगे। आइसोब्यूटेन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आइसो ग्रुप है, ब्रांच ग्रुप है, तो ये स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये आपका हो गया। अब इसमें ये बेटा जो सेक्शन ए था वो आपका डिस्कस हो गया। सेक्शन बी में आइए, तो सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है कैसे है। एग्जामिनर कह रहा है सॉल्वे प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय विच मटेरियल? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, जिसके द्वारा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन को देखिए ढंग से है। पहले देखिए क्या क्या होता है। होता क्या है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका हुआ। अमोनिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ये सब रिएक्ट किए, बनता है अमोनियम कार्बोनेट। और जब अमोनियम कार्बोनेट की हम फर्दर इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की नमक के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मिलता क्या है? सोडियम कार्बोनेट। एग्जामिनर पूछ रहा है कि सॉल्वे प्रोसेस का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? तो देखो सॉल्वे में हमें चाहिए नमक, सॉल्वे में चाहिए वाटर, CO2, अमोनिया। कोई आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। पहला ऑप्शन देखो सोडियम सल्फेट, इसका कोई भी कंपाउंड नहीं है। कार्नेलाइट, इसका कोई भी पार्ट यूज नहीं हुआ है। लेकिन ढंग से देखो बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन होता है एक्वस NaCl, 26% एक्वस NaCl जो होता है उसका नाम क्या होता है? ब्राइन। तो अगर एक्वस NaCl ब्राइन लेंगे तो नमक मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड, ये आपका। क्वेश्चन नंबर 87 में आइए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब बोराजाइन, इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब बोराजाइन। ढंग से देखिए, इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब बोराजाइन के बारे में कौन सी बात गलत है? ये आपका बेटा क्वेश्चन है बोरॉन फैमिली का।
एरोमेटिक होता है, ये बात सही है। ठीक, अगला, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज प्रेजेंट इन, गलत बेटा। इनऑर्गेनिक बेंजीन में जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो लगातार घूमते नहीं हैं, और लगातार नहीं घूमेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। अगला, B3N3S6 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेटा आइसोमर बनाता है, ये भी सही है। बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन पोलर होता है, ऑर्गेनिक बेंजीन नॉन पोलर। अगर ये पोलर हुआ तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, तो ये भी सही है। आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 88। फिर से बेटा रिपीट हो रहा है मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन। 88 के बाद आइए 89 में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड arrange the following compound in decreasing order of acidity, arrange the following compound in decreasing order of acidity। देखिए क्या है, सब में बेटा ढंग से देखो, ओरिजिनल कंपाउंड 1 2 3 4 सब में वही है। इसमें बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला फैक्टर क्लोरीन का -I, यहां पे है क्लोरीन का -I, यहां पे है फ्लोरीन का -I, और यहां पे एक क्लोरीन नहीं, कितने क्लोरीन, 2 -I। अंतर देखिए, ये क्लोरीन यहां, 2 क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, दूरी कम तो -I इफेक्ट ज्यादा। तो एक तो बेटा फ्लोरीन का -I ऐसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और दूसरा बेटा यहां से दूरी कम तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा। तो आंसर सबसे पहले जाएगा थर्ड। ठीक, सबसे कम आंसर होगा फर्स्ट, एलिमिनेट कीजिए आंसर। अब हुआ सेकंड और फोर्थ। सेकंड में देखो 1 क्लोरीन, फोर्थ में देखो 2 क्लोरीन। सेकंड में दूरी कम तो -I इफेक्ट ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, और सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट। तो जो भी आपका आंसर हो ये मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 90। पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक तो बेटा मालूम होगा ना, एम्फोटेरिक वो होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड भी होंगे और बेस। ये एम्फोटेरिक होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर ये जाएगा नहीं क्योंकि दोनों पूछ रहा है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होगा, लेकिन ये एम्फोटेरिक नहीं होगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, दोनों एम्फोटेरिक। तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। यहां पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक है, लेकिन बोरॉन हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है। आंसर कौन सा गया, थर्ड। आइए बेटा 91। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R, या क्या होगा +I, या पॉजिटिव हाइपर। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको। देखो पहले वाले में कोई रेजोनेंस नहीं, दूसरा वाला कार्बोकैटायन कोई रेजोनेंस नहीं, लेकिन ढंग से देखिए तीसरा वाला जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस है। अब दोनों में रेजोनेंस सेम हो गया, हाइपर काउंट करो। इसमें इधर हाइपर नहीं, यहां पे कितने हाइपर, 2, तो ये 2 हाइपर से स्टेबल हो रहा है। इसमें हाइपर चेक करो, 3 और 2, तो देखो ये कंपाउंड रेजोनेंस प्लस 2 हाइपर, और ये वाला जो कंपाउंड होगा वो रेजोनेंस प्लस कितने हाइपर, 3 और 2 5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 91 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन कंजुगेशन में है तो +R, और ऑक्सीजन कंजुगेशन में न हो तो -I। इस ऑक्सीजन का इफेक्ट होगा -I, यहां पे ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या होगा, -I, जबकि यहां पे ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या होगा, +R, और यहां भी इफेक्ट क्या होगा, +R। इस चीज को देखिएगा। आइए अगला आपका क्वेश्चन नंबर
92। क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि द पेयर हुज बोथ स्पीसीज यूज्ड इन एंटा एसिड मेडिसिनल प्रिपरेशन। बेटा एंटा एसिड हो गया तो खाना क्या है, बेस। और जाके आप पढ़िएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या इधर उधर कहीं दिया होगा तो एक ये और ये भी एंटा एसिड होता है, तो आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। 93 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 93 पे आइए। ये देखो C3O2, 2 मिनट समय लीजिए और इसके बारे में देखिए। तो जाके रिडॉक्स पढ़िएगा C3O2, इसका स्ट्रक्चर बना होगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये आपका हुआ C3O2 का बेटा स्ट्रक्चर ये हुआ। और इसमें पूछ रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये देखो, ये -2 तो ये हुआ +2, ये हुआ -2 सॉरी ये -2 तो ये क्या हुआ +2। और इस कंपाउंड को देखिए 20 से काटिए, सिमेट्रिकल है, तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अब टोटल बेटा 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे टोटल चार्ज +4, तो एक पे कितना हुआ +4/3। एवरेज के बारे में पूछा है या सम के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हुआ +4/3। ये आपका हुआ आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे है। 94th पे आइए, टाइट्रेशन बेस क्वेश्चन। चलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ढंग का ये है ये क्वेश्चन। एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन गिवन, यहां पे लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन। कह रहा है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में इस KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल टू होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर रिएक्शन में इसका। अब ढंग से देखिए, एग्जामिनर बेटा आपको पहले ही यहां पे कह दिया है कि रिडॉक्स ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन ना डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स कह दिया। देखिए बेटा ये कैसे रिडॉक्स है, यहां पे आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कीजिए, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7 और ऑक्सीजन का चेक कीजिए -2। ठीक, यहां पे देखिए Mn हो गया +6, यहां पे हो गया +4 और यहां पे ये ऑक्सीजन क्या हो गया 0। तो ये आपके हो गए। तो ये देखो Mn रिड्यूस हो रहा है, Mn रिड्यूस हो रहा है, यहां पे लिख दे रहे हैं Mn रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एक ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूस हो तो दोनों का अलग अलग n फैक्टर निकालिए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। फिर से सुनो, अगर किसी मॉलिक्यूल में ये बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन तो है लेकिन सेम एटम का नहीं है, ये अलग अलग टाइप है। एक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो आप क्या करो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में निकाल लो, रिड्यूस फॉर्म में निकाल लो और फिर आप करिए। तो यहां पे Mn का देखो चेंज हुआ, रिड्यूस हुआ 1 और यहां पे कितना 3, तो +7 से +6 1 n फैक्टर और +7 से +4 कितना n फैक्टर 3। तो बेटा रिड्यूस में टोटल n फैक्टर कितने हुए 4, तो ये रिड्यूस वाले टोटल हुए 4। अब ऑक्सीडाइज वाला चेक करो तो ये -2 है और ये कितना है 0, तो -2 से ये 0 है तो n फैक्टर कितना हुआ 2, n फैक्टर हुआ आपका 2, n फैक्टर हुआ 2 है ना, और n फैक्टर 2। तो ये बताओ एक बार रिडक्शन में n फैक्टर 4 और एक बार ऑक्सीडेशन में n फैक्टर कितना 2, दोनों का डिफरेंस करो। दोनों ऑक्सीडाइज होता तो जुड़ जाता, दोनों रिड्यूस होता तो जुड़ जाता, लेकिन एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस किया जाता है। दोनों का डिफरेंस करो कितना आएगा 2, तो आंसर गया ये वाला।
ठीक, ढंग से समझ लीजिएगा आराम से कि इसमें क्या क्या है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, याद रखिएगा, अगर ये mn का ही डिस्प्रोपोर्शनेशन होता तो फार्मूला अलग लगता, लेकिन इसमें mn है और O है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज दूसरा रिड्यूस, तो बेटा दोनों का डिफरेंस कर दिया जाता है। आगे आइए, आपका क्या है, कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, रटने रटाने वाला क्वेश्चन, कुछ बताना नहीं है। कह रहा है कि बुनसन फिल्म में एप्पल ग्रीन किसका आता है, जाके एनसीईआरटी पढ़िए, बेरियम का आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर आपका 96। आइए क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी ऑफ BF3, BCl3, BBr3। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि BF3, BCl3, BBr3, इन तीनों में लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। ढंग से सुनो, बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने का काम फ्लोरीन कर रहा है और इसको कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। यहां पे बेटा इस बोरॉन की ऑक्टेट को कंप्लीट करने का काम क्लोरीन कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, और यहां पे इस बोरॉन की ऑक्टेट को कंप्लीट करने का काम ब्रोमीन कर रहा है, बैक बॉन्डिंग। ये हुआ पहला। अब यहां पे देखो, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ये बैक बॉन्डिंग का पावर होता है। सबसे ज्यादा बैक बॉन्डेड करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहां पे ये देखो, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट थी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। फ्लोरीन ने इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया, बैक बॉन्डेड किया, ज्यादा दिया, तो कमी बहुत ज्यादा पूरी हुई, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। और यहां पे देखो, ब्रोमीन ने कम बैक बॉन्डेड किया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम पूरा हुई, तो ये हुआ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ये देखो ट्रेंड यहां पे, ये लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये वाला बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन तीनों के पास, तो खुद सोचिए कि कौन सा बोरॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी ओर खींचेगा, लास्ट वाला बेटा। क्यों? क्योंकि इसके पास कमी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो आंसर क्या जाएगा, BBr3, BCl3 और BF3। ये आपका आंसर। बहुत ढंग का ये क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन 97। आइए, ये देखिए पूछ रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये आइसोस्ट्रक्चरल पूछ रहा है, किसके किसके स्ट्रक्चर सेम हैं। तो इसमें आंसर जा रहा होगा N3-1 और I3-1। कैसे? दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये देखो N3-1, इसका स्ट्रक्चर निकालना हो, ढंग से सुनिए जो तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले इसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो एक नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, 3 में हुए 15 और एक निगेटिव, टोटल कितने हुए 16। ये नंबर अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अगर ये नंबर 8 से ज्यादा तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना आया 2, और 2 ये बेटा पहली बार में जो नंबर आया इसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड, और किसी कंपाउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, और जो शेप होगा वो क्या होगा, लीनियर। तो जो आपका ये होगा जिसका नाम होगा एजाइड आयन लीनियर होता है। अब N3-1, और ये देखिए, चलिए वही काम इसमें करें। तो एक आयोडीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 में 21 और एक -22। ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग है, जिन्होंने बेटा नहीं पढ़ा है उनको पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दिए हैं आज,
उसमें पूरा का पूरा 2-3 लेक्चर में ये बताना शुरू कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे बेटा ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 22 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने आपसे कहा कि इस नंबर को देखिए और ये नंबर 8 से ज्यादा तो 8 से डिवाइड करो, 8 से कम तो कितने से डिवाइड करो 2। तो देखो 22 को 8 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो ये 16 हुआ, 6 बचा। फिर से प्रोसेस अप्लाइड कीजिए, 6 8 से कम है, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 6, ये कैंसिल हुआ। इस कंपाउंड में बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 क्या होंगे लोन पेयर। पहला वाला जो आता है वो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा वाला जो आता है वो क्या हुआ लोन पेयर। तो इस कंपाउंड में 2 बॉन्ड 3 लोन पेयर, मतलब 2 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और sp3d में अगर 3 लोन पेयर आता है तो शेप चेंज होके क्या हो जाता है लीनियर। तो आंसर क्या जाएगा लीनियर। क्लियर। तो ये भी लीनियर और ये भी क्या होगा लीनियर। एजाइड आयन भी लीनियर और I3-1 भी क्या होगा लीनियर। सिंपल चीज है। आइए इसमें कुछ बताना नहीं है, जिनका ये क्वेश्चन गलत हो फिर ढंग से पढ़िए। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज हायर देन, कह रहा है कि इनमें से Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा। तो ये बताओ, साइज छोटी सरफेस एनर्जी ज्यादा, साइज छोटी सरफेस एनर्जी ज्यादा और सरफेस एनर्जी ज्यादा तो वाटर ज्यादा जुड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और साइज बड़ी तो सरफेस एनर्जी कम। तो आपको सोचना है कि Mg से किसकी बड़ी साइज है। तो Mg से बड़ी साइज चेक कर लीजिए किसका किसका होगा। तो ये हुआ बेरिलियम +2, ये हुआ मैग्नीशियम +2, यहां पे होगा सोडियम +1 और यहां पे होगा एल्युमिनियम +3। और तीनों की साइज बेरिलियम +2 से बड़ी। अगर इनकी साइज बड़ी और मैग्नीशियम से कंपेयर करा रहा है Mg से, तो पूछ रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी गलत हो गया। थोड़ा सा फिर से सोचिए। तो ये देखो इन तीनों में इसके बारे में सोचो। तो Mg की जो साइज है इससे बेटा ज्यादा है ना। Mg जो होगा वो इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। तो Mg बेरिलियम से बड़ा है, मतलब बेरिलियम छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। Mg एल्युमिनियम से भी बड़ा है तो एल्युमिनियम से बड़ा होगा तो सरफेस एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम। लेकिन Mg जो है वो सोडियम से क्या है छोटा और सोडियम से छोटा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा, सरफेस एनर्जी ज्यादा तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। तो आंसर कौन जाएगा सोडियम +1। ठीक। एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी इन 3 आयन में से किससे ज्यादा होगी। तो बेटा Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी उस आयन से ज्यादा होगी जिस आयन की साइज क्या होगी बड़ी। और इन तीनों में सोडियम आयन की साइज मैग्नीशियम से बड़ी है। तो अगर सोडियम की साइज बड़ी तो सरफेस एनर्जी कम, वाटर कम जुड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कम होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आंसर क्या जाएगा सोडियम। तो ये हुआ। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 99 असर्शन रीजन देखिएगा बेटा क्या है। टर्सरी कार्बोकैटायन जनरली मोर स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। बात सही है, ये आपकी जो बात है वो सही है, मतलब असर्शन सही है। टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा और ये वाला कम होगा, प्राइमरी कम होगा। रीजन देखिए, हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एडिशनल एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज सही है। टर्सरी कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, और जो मोर स्टेबल होगा उसके बनने के चांस क्या होंगे ज्यादा। तो बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। आंसर कौन जाएगा फर्स्ट। ये आपका हुआ। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका। कह रहा है फिनॉल इज
लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। सही है, नाइट्रो ग्रुप लगा माइनस आर ग्रुप लगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। यहां पे देखो कह रहा है रीजन फिनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। गलत, ये एनायन है, और अगर एनायन में बेटा नाइट्रो ग्रुप माइनस आर ग्रुप लग जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो रीजन गलत दिया हुआ है, असर्शन सही, रीजन गलत। आंसर चेक कीजिए क्या होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर क्या जाएगा, थर्ड। तो इसका आंसर जो हुआ वो कौन हुआ, थर्ड वाला। आंसर जो हुआ वो थर्ड वाला हुआ। ये टोटल बेटा आपके 50 के 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कस हो गए, ढंग से मिलाइए। और जहां पे डाउट हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना बार आपका मन करे आके क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। और इस पेपर में आप सबका 40 प्लस होना चाहिए था। सही बेटा, 40 प्लस आपका क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। इसमें आपका सबका 40 प्लस सही होना चाहिए था। नीचे कर, तो इसमें अब बेटा